नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारी प्रैक्टिकल लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड करेंगे। इससे पहले हमने कन्वर्जन कंप्लीट करा था पहली क्लास के अंदर, और हमने इससे पहले दो मेथड कंप्लीट कर लिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आज हमारी इसकी लास्ट क्लास है वैल्यू एडेड मेथड। और इससे पहले आप जितने भी दो मेथड मैंने कराए हैं कन्वर्जन करना, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमारा कन्वर्जन का बहुत यूटिलाइज होने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको पिछली तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर पहले उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को हम आज इस मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा तीसरा मेथड होने वाला है वैल्यू एडेड मेथड, या जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब समझते हैं हम तीसरा मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। अब इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। इसके दो ऑल्टरनेटिव नेम्स और होते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। अब हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सारे ही हमारे पास प्रोडक्शन की हर स्टेजेस पर जो भी कैलकुलेशन की जाती है वो सारी कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड में होती है। अब इसको डिनोट किया जाता है GWAT MP से। अब आपको यहां पर मैंने बोला जैसा कि आपको कन्वर्जन का यूज यहां पर बहुत बेसिकली आपको सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास है GWAT MP, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसको समझते हैं हम डिफरेंट स्टेजेस से। तो पहले स्टेजेस में आपको कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ता है पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। देन सेकंड स्टेज हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसे GWAT MP से डिनोट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस IC यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना पड़ता है। अब आपको जैसे मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC को माइनस करते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं। इसका एक थ्योरी पार्ट में हम इसका एक पूरा रीजन पढ़ेंगे, आप सिंगल टर्म्स में भी समझिए। IC को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि इससे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमेशा माइनस करना पड़ता है। और जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं, इससे पहले मेथड में हमने जितने भी फाइनल गुड्स थे उसको इंक्लूड किया जाता है, बाकी इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमें माइनस करना पड़ता है ताकि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो ये मेथड हो गया। अब इसको मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंट टाइप से भी लिखा जा सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर हमारे पास चेंज इन स्टॉक ना दिया हो, चेंज इन स्टॉक ना दिया हो, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अब इसके बाद हमारे टाइप नंबर थर्ड। अब टाइप थर्ड में क्या बोला जाता है कि अगर हमें नेशनल इनकम, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब हमें बोला गया, हालांकि मैंने बताया कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको GWAT MP से कैलकुलेट किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC को हम माइनस करेंगे। अब इसको मैं लिखने के लिए क्योंकि इंडिकेशन क्या करता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या करोगे, यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको इंडिकेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अगर हमारे पास चेंज इन स्टॉक ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है नेशनल इनकम। अब यहां कन्वर्जन का पंगा फंसता है। अब इधर हमारे पास क्या था, हमने कन्वर्जन में वैल्यू एडेड को तो चेंज करना नहीं सीखा था, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सीखा था, नेशनल प्रोडक्ट को सीखा था। अब हमारे पास है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है हमेशा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होगा, GWAT MP
इसमें हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो ये फॉर्मूला हो सकता है, या हम तीनों सेक्टर के आउटपुट को इंक्लूड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। अब हमारे पास क्या दिया गया है, इसको इंडिकेशन जो वैल्यू एडेड है हमेशा किस पे देखा जाएगा, मेजर किया जाएगा, हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिखेंगे तो हम यही, पर माइंड में कन्वर्जन का यूज हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ करेंगे। तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस डैप करते हैं, यानी कि डेप्रिएशन, और ये इंडिकेशन क्या करता है हमारे पास डोमेस्टिक को, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एमपी से एमपी पे जाने के लिए, सॉरी मैंने इधर माइनस लिखना था, तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाती है नेशनल इनकम। अब जैसा कि बताया गया, अगर हमारे पास जीबी एट एमपी है तो ये इंडिकेशन किसको करेगा, जीडीपी एट एमपी को, ये नोट में लिख लेना आप। अगर हमारे पास एनबी एट एफसी है तो एनडीबी एट एफसी को इंडिकेशन देता है, क्योंकि हमें बताया है जो वैल्यू एडेड है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो ये हमारा पूरा पूरा फॉर्मुलेट। अब हम प्रोडक्ट मेथड का इंप्लीमेंट करने के लिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब जैसा कि बताया गया, आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया, एनबी एट एफसी यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। आपको सारे कंपोनेंट्स किसके दिख रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड के। अब वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब हम पहले हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें जरूरत ही नहीं है, हम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जहां जहां हमारे पास नेसेसरी नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जरूरत ही नहीं है निकालने की, उसे हम फाइंड नहीं करते, हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू आउटपुट नहीं है, हम सीधे लगा सकते हैं जीवेट एमपी। अब हमारे पास जीवेट एमपी है, कैलकुलेट करने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब सेल्स हमारे पास कितना है, 800 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होता हमारे पास, अगर गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस आईसी। अब है हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन जिसकी वैल्यू दे रही गिवन है हमारे पास 500, 800 प्लस माइनस होगा माइनस 500, 800 माइनस 330, 800 में से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 270 करोड़। पर हमें जीवेट एमपी नहीं निकालना, हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। अब नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें कन्वर्जन का यूज आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि वैल्यू एडेड जो होता है हमारे पास डोमेस्टिक के बराबर है, सेम ही है। जी से एन पे जाने के लिए हमें क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा, माइनस डेप, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीट। अब एनबी एट एफसी की वैल्यू हमारे पास, जीबी एट एमपी की वैल्यू हमारे पास दी थी 270 माइनस डेप्रिएशन, डेप दिया हुआ हमारे पास 30 माइनस नीट। अब नीट निकालने के लिए जब हमारे पास नीट ना दिया हो तो हम आईटी माइनस सब्सिडी करते हैं। जब हमारे पास गिवन ही नहीं है नीट तो हमें क्या करना है, आईटी माइनस सब्सिडी। अब आईटी को देखते हैं, आईटी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम जीरो लेट कर लेंगे। हमारे पास सब्सिडी कितनी है, 40 है, 40 करी। अब ये कितना हो गया हमारे पास 270 माइनस 30 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस होगा तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस प्लस 210 माइनस का 330, यानी कि हमारे पास हो गया 280 आंसर। पहले हमें क्या करना था, जीवेट एमपी निकालना था, इसके बाद हमें एनबीएट एफसी कैलकुलेट करना है जिसके लिए हमारा कन्वर्जन का यूज होगा। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, चेंज इन स्टॉक। अब हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले में हमारे पास चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जीवेट एमपी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, ठीक है। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमारे पास गिवन क्या है, सेल्स दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है,
ना तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक तो हमें फाइंड ही करना था। अब हमारे पास जीवेट एमपी भी नहीं है। जब हमारे पास ये टर्म नहीं है और ये टर्म हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे में इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस मेथड से हम मतलब इससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास किसका यूज होगा? कन्वर्जन का। क्योंकि आपको मैंने बोला, लास्ट क्लास में बताया गया था, ऐसी टर्म की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है जब हमें किसी कंपोनेंट्स को फाइंड करना हो, क्योंकि इसमें हम कन्वर्जन का यूज करेंगे। अब कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आपको जैसा बताया गया पिछले लास्ट क्वेश्चन में, अगर हमने एनबीएट एफ से निकालना है जीबीएट एट एमपी से, अब जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीड। अब इसी फॉर्मूले को हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, जीवेट एमपी को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप और माइनस का नीड। अब हमारे पास नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू दी हुई है वो गिवन कितनी है? 200 है। अब हम 200 इसकी वैल्यू को नोट कर दें। सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 400 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक हमें फाइंड करना था, चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, आईसी की वैल्यू दी हुई है हमें गिवन 100 है। अब इसके बाद हमारे पास डेप, डेप की वैल्यू दी है हमारे पास -40। अब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आईटी माइनस सब्सिडी यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब हमारे पास, अब देख रहे हैं आईटी का ही नहीं दिया हुआ, हमारे पास सब्सिडी है, तो 0 माइनस का 10। अब इसको हम लिखते हैं 200 इक्वल टू 400 प्लस चेंज इन स्टॉक -100 -40 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 210 माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा 140 प्लस का चेंज इन स्टॉक और इसकी वैल्यू हमें 200 दी हुई है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 270 प्लस में चेंज इन स्टॉक 200, इधर जाके माइनस हुआ तो -70 करोड़ हमारे पास चेंज इन स्टॉक बाय चेंज इन स्टॉक की वैल्यू फाइंड होती है। अब हमारे पास चेंज इन स्टॉक, अब मैंने बोला जैसे कि आपको बताया गया, जब भी ऐसे कंपोनेंट्स की, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ता है तो ऐसे कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसके लिए हमें कन्वर्जन का यूज होता है। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कन्वर्जन हमारा बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब इसी तरीके से हम तीसरे, अब हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड करते हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया आपको, जब भी ऐसी फॉर्म में आंसर दिया हो या ऐसे फॉर्म में हमें गिवन होती है कोई वैल्यू, तो हमें कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमारे पास यहाँ गिवन ना तो सेल्स है, सेल्स हमारे पास गिवन नहीं है, चेंज इन स्टॉक से हम सिर्फ वैल्यू आउटपुट को फाइंड नहीं कर सकते। अब ऐसे केस में हमारे पास किसकी इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगी कन्वर्जन के लिए? अब एनबीएट एफसी है, इस मेथड के लिए किसका यूज करा जाता है? जीवेट एमपी है, तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नीट। इसका जो फॉर्मूला होता है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसके लिए मैं, आपको पता है इस फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप आईसी को माइनस करोगे, माइनस डेप और माइनस का नीड, एनबीएट एफसी। अब जैसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एनबीएट एफसी है कितना है? 250। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें फाइंड करना है माइनस आईसी 150, डेप की वैल्यू हमें हमारे पास दी हुई है 30। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फाइंड करने के लिए आईटी माइनस सब्सिडी होता है। अब हमारे पास यहाँ आईटी का काम कर रहा है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो आईटी में से हमें क्या करना है? सब्सिडी को माइनस करना है, यानी कि हमारे पास 20 माइनस 10 होता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट -150, 30 और माइनस का 10, ये हो गया 250।
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सारे माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 190, 250, इधर जाके प्लस हुआ तो 450 करोड़ हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड हो जाता है। इसी के साथ आज हमारी क्लास यानी कि इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा ये थर्ड मेथड भी कंप्लीट होता है। अब हमारे तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और जो जितने भी इससे पहले के जो मेथड आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसी जो मेथड्स बताए गए उनको फॉलो करते हैं तो अब इसीलिए आपका प्यार बना रहता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से आपको कंटेंट आता रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी थ्योरी।